सो गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सेक्शन क्या है? चार्जेबिलिटी सेक्शन 28 से लेकर के 44D सेक्शन 44D तक है। आपका लास्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी हुआ था, दैट वाज द एंड ऑफ 27 सेक्शन 27। आज से जो स्टार्ट होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से होगा एंड ये सेक्शन 28 से होगा। होता क्या है, बात समझना। मान लो मैं एक एसएससी हूं, मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसका टैक्स कैलकुलेशन होना है। टैक्स किसके ऊपर होना है? आई एम डूइंग माई बिजनेस और एनी प्रोफेशन। मैं किसी बिजनेस में हूं या प्रोफेशन में हूं और उससे होने वाले इनकम पर सरकार मेरा टैक्स कैलकुलेट करेगी। ठीक है। सो क्या है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जब तुम आओगे तो क्या होगा? सेक्शन इज 28 से लेके 44D तक है और इसमें हम देखेंगे क्या होता क्या है। बात समझना। अगर तुम प्रोफेशन में हो, इफ यू आर इन प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, तो क्या करोगे तुम पीएल अकाउंट तो बनाओगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि तुम कोई माल तो बेच नहीं रहे, तुम सर्विस बेच रहे हो। तो वहां पे आएगा क्या? वहां पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वहां पे क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है। नाउ इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, तुम अगर बिजनेस करते हो तो वहां क्या आएगा? वहां आएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देयर कम्स ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है। तो अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूं तो मैं क्या करूंगा? आई विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके। नाउ अब इनकम टैक्स को बनाने के लिए बेसिकली देखो कुछ एक मेरी बात समझना। यहां लिखा हुआ है, डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एज पर सेक्शन 28 to 44D। द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर सेक्शन 28 to 44D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट includes income earned by any individual, any company from carrying on a trade, profession or business activities. This income may include revenue from selling goods and services, rental income, consultancy fees, commission and any other income derived from business related activities. बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से तुम जो भी पैसा कमाते हो वो सारे पैसे कहाँ आएंगे? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है। नाउ अब देखते हैं इसमें क्या क्या बातें आती है। सो हमने देखा था अभी बिजनेस और प्रोफेशन से जब हम कमाते हैं तो हमें इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन 28 के अंतर्गत ये टैक्स चार्ज होता है। नाउ अब तुम देखो क्या होता है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म समझना क्या है। जब हम अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, जब हम अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सारे इनकम को मैं क्या किधर लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। सारे खर्चे को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। यानी कि इनकम में से खर्चे को लेस करते हैं।
ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई सारा खर्चा मेरे को डिसअलाउड हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस खर्चे को मानने को तैयार नहीं। कई सारा खर्चा ऐसा होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता तो है, लेकिन अकाउंटिंग में हमने वो नहीं किया था। कई सारा इनकम ऐसा होता है जो डिसअलाउ हो जाता है इनकम, और हमें उसमें क्या होता है, हम प्रॉफिट में से उसको लिस्ट कर देंगे। क्या प्रक्रिया अभी समझते हैं, हम लोग समझते हैं बात। तो क्या है, देखो क्या है, इनकम या नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हमें क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, देखो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग के हिसाब से मेरा पैसा कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो देखना है। अब हमने क्या करना, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं जो कि हमको डिसअलाउ कर दिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, उसको एड बैक कर दो। क्योंकि पहले हमने उसको लेस किया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, इसको डिसअलाउ कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अच्छा, ऐसा कोई खर्चा जो कि हमको अलाउएबल है, ऐसा खर्चा जो कि हमको अलाउएबल खर्चा है, तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे, ऐसा कोई खर्चा अलाउएबल एक्सपेंसेस, हमको वो एक्सपेंसेस अलाउ है, तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। मीन्स डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और अलाउएबल एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे। उसी तरीके से अगर मेरे को अलाउड इनकम दिया हुआ है, ऐसा इनकम जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि दैट ये इनकम आपका इनकम टैक्स के अंदर आएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। ऐसा इनकम जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, ये इनकम आपका इनकम नहीं होना चाहिए, तो हम उस इनकम को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। मीन्स ऐसा ही काम करना मेरे को जैसा कि मैंने कैश फ्लो में किया था क्लास 12 में, ठीक वैसा ही काम करना है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है ये कौन कौन सा खर्चा मेरे को अलाउड है और कौन कौन सा खर्चा मेरे को डिसअलाउड है। तो ये समझना है हमें। पहले ये फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखना है हमें। उसके लिए क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग देखना होगा। उसमें से जो खर्चा आपको डिसअलाउ हो गया उसको ऐड कर दो, जो इनकम आपको अलाउड है उसको ऐड कर दो, जो खर्चा आपको अलाउ हो गया उसको लेस कर दो, जो इनकम आपको डिसअलाउ हो गया उसको लेस कर दो। यही तो फंडा है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट इनकम फ्रॉम पीएल मिल जाएगा एज पर आईटी एक्ट 1961। ठीक है, आगे मूव करते हैं सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में आओ देखते हैं सेक्शन 30 क्या बोलता है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। सेक्शन 30 बोलता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। क्या बोलता है देखो, रेंट ऑफ हायर्ड एकोमोडेशन। तुम बिजनेस करते हो, बाहर जाते हो, तुम किसी होटल में, किसी लॉज में रहना पड़ता है तुमको, तो उस खर्चे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर देगा। ठीक है, ये अलाउएबल खर्च है। एनी रिपेयर्स ऑफ हायर्ड और ओन्ड एकोमोडेशन, तुम्हारा अपना घर है या तुमने किसी को भाड़े पे लेकर रखा हुआ है, दुकान है तुम्हारी, वो तुमने क्या किया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ है। सो व्हेन यू हैव टेकन द शॉप ऑन रेंट ऑन हायर्ड बेसिस, और आपने कोई क्या किया है, रिपेयरिंग किया है, तो वहां पे ये खर्चा भी आपको अलाउएबल हो जाएगा। नाउ कोई अगर इंश्योरेंस किए हो, तुमने कोई इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है उस बिल्डिंग का, तो वो भी अलाउएबल है। कोई टैक्स या रेंट रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू देते हो, म्युनिसिपैलिटी टैक्स देते हो, तुम किसी भी प्रकार का म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरते हो,
उसके ऊपर कोई भी रेवेन्यू भरते हो वो भी तुमको क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर हेड पीजीबीपी। यानी कि ये देखो आर आर आई टी शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद करो। रिपेयर ऑफ हायर्ड एकोमोडेशन, रिपेयर ऑफ ओन्ड और हायर्ड एकोमोडेशन, टैक्स रेवेन्यू पेड एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। ये चार चीज आप याद रखेंगे, आपको सेक्शन 30 में ये बातें आती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है कि हायर ऑफ एनी मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। वो बिल्डिंग की बात थी, ये फर्नीचर की बात है, प्लांट की बात है। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एंड रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी। ठीक है, यानी कि अगर आप हायर ऑफ मशीनरी, मतलब क्या हुआ, किसी से तुमने मशीन को हायर किया हुआ है, होता ही है ना बिजनेस में, आप हायर करते हैं मशीन तो उसका रेंट पे करते हैं। ठीक है, वो क्या है, डिडक्शन हो जाएगा। आपने कोई इंश्योरेंस किया हुआ है अपने मशीन का, आपके पास कोई प्लांट मशीनरी है, आपने उसका इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, वो इंश्योरेंस डिडक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आपने रिपेयर कराया है जी, टूट फूट गया था, रिपेयर कराया है, ग्रेसिंग कराया है, रिन्यूअल कराया है, तो ये सब कुछ डिडक्शन है अंडर सेक्शन 31। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं। सेक्शन 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, मार्क कर लो, मैक्सिमम बच्चे यहां फंसते हैं। सेक्शन 32, सेक्शन 32 क्या कहते हैं? एज पर सेक्शन 32 of IT Act, depreciation should be computed at the prescribed percentage on the WDV of the asset, which in turn is calculated with the reference to the actual cost of the asset। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का क्या है, WDV का मतलब क्या हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऑलवेज याद रखना कि आप कोई भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो WDV मेथड से ही कैलकुलेशन होता है। सो क्या हुआ, देखो आप कोई भी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वो WDV के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप संपत्ति यूज करते हैं ना अपने बिजनेस में, तो आप जो संपत्ति यूज करते हैं बिजनेस में, आप जो संपत्ति यूज करते हैं बिजनेस में, वो संपत्ति दिन पर दिन तो घटती है ना वैल्यू उसकी। आपने सीखा है ना कि वैल्यू ऑफ रिडक्शन, इन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन बाय यूज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, आपके संपत्ति के वैल्यू को कम करता है। ठीक है, नाउ वन थिंग, सेकेंड थिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें जो एलिजिबल एसेट है, जो इनकम टैक्स ने कहा है कि इस पे आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 32। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखो क्या है, अगर आपका कोई टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल मीन्स वी कैन सी और टच, मशीन, मोबाइल फोन, तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट है। अगर वो टेंजिबल एसेट्स जैसे बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, ये सारे संपत्ति पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये डेप्रिसिएशन सारी संपत्ति पे चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन आपका कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल नो हाउ, इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया, नो हाउ है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। अगर ये ऐसी संपत्तियां हैं आपकी, तो कैसे होगा चार्ज, अगर आपने उसको एक्वायर किया है 31/3/1998 से पहले, 24 साल इधर हो गए, और उसके पहले भी सोचो, उसके पहले आपने कोई एक्वायर किया है, 1998 से पहले एक्वायर किया है जी, तो ऐसी संपत्ति पर ऐसा कोई भी इंटेंजिबल एसेट होगा, उस पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा।
लेकिन कोई संपत्ति ऐसी हो इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। ठीक है, तो 1998 के बाद कोई भी संपत्ति आप उपयोग कर रहे हैं ऐसी, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउएबल हो जाएगा। नाउ अब क्या है, देखो उसके लिए क्या चाहिए बात समझना, उसके लिए क्या चाहिए बात समझना। उसके लिए पहले तो क्या चाहिए, एसएससी शैल बी द ऑनर ऑफ द बिजनेस। एसएससी उस बिजनेस का ऑनर होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज एसएससी शुड यूज द, या एसएससी यूज द एसेट्स फॉर द बिजनेस पर्पस। एसएससी उस चीज को बिजनेस पर्पस के लिए उपयोग कर रहा है तो होना चाहिए। तो पहला बात, उस संपत्ति का मालिक एसएससी हो जिसका आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर एंड और उस संपत्ति का उपयोग बिजनेस पर्पस के लिए ही किया गया हो। तो ये दोनों कॉज है किसके लिए, ये दोनों कॉज है डेप्रिसिएशन, आपको डिडक्शन मिलने का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। तो हम जानते हैं, देखो अगर पावर सेक्टर है, नॉन पावर सेक्टर एंड पावर सेक्टर। पावर सेक्टर समझते हो जहां से बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन जहां से होगा, तो उस केस में क्या होगा, हम एसएलएम चार्ज करते हैं। एसएलएम चार्ज का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट है, मान लो हमने 1 लाख में कोई संपत्ति खरीदा और 10% से हम चार्ज करते हैं, तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, वो कॉन्टिन्यूअस 10,000 रुपये हर साल चार्ज होगा 10 साल तक, क्योंकि 10 साल में एसेट्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम WDV से उपयोग करते हैं, WDV से, तो क्या होगा, जो वैल्यू रिडक्शन करने के बाद आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख में 10% 10,000 हुआ, हम 10,000 लेस कर देंगे तो आएगा 90,000, 90,000 में 9,000 लेस करेंगे 81,000, ऐसे लेस करके हम नीचे आएंगे। तो WDV मेथड से क्या होगा, पावर सेक्टर में, नॉन पावर सेक्टर के लिए हम WDV उपयोग करेंगे एंड पावर सेक्टर के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, एसएलएम उपयोग करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां बात समझना, सबसे पिक्यूलियर बात है, अगर तुमने कोई संपत्ति खरीदी है, जिस साल खरीदी है, सपोज करो 2023-24 में, तुमने क्या किया, 2023-24 में कोई संपत्ति खरीदा, ठीक, और उसमें क्या किया, पुट टू यूज। आपने क्या किया है, पुट टू यूज 180 दिन से ज्यादा किया है, मींस समझना 2023-24 की बात कर रहा हूं मैं, 2023-24। तो 2023-24 में अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, 2 अक्टूबर के पहले, अगर आपने 2 अक्टूबर से पहले उपयोग कर लिया उसको, तो ये क्या है ना, 180 दिन आ जाएगा, 180 दिन से ज्यादा। अगर जिस साल आपने मशीन परचेज किया या कोई एसेट्स परचेज किया 180 दिन से पहले, तो वो क्या होगा, आपको वहां पे फुल डिडक्शन मिलेगा रेट का। मान लो कोई संपत्ति है, 10% उस पर चार्ज लगना है और आपने 180 दिन से ज्यादा उसको यूज किया है, तो आपको 180 दिन से ज्यादा, मैं पूरे साल नहीं कह रहा, 180 दिन से ज्यादा यूज कर रहे हो, तुमको फुल डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुमने उस संपत्ति को, जिस साल खरीदा गया है, उस संपत्ति को 180 दिन से कम उपयोग किया है या 180 दिन उपयोग किया है ना, 180 दिन या उससे कम उपयोग किया है, देन क्या होगा, उसमें हाफ ऑफ द रेट लगेगा। बिल्डिंग का मान लो, बिल्डिंग पे मान लो 10% है मान लो, तो 180 दिन से ज्यादा किए हो तो 10% चार्ज हो जाएगा। और बिल्डिंग अगर 180 दिन से कम लगाए हो, आई मीन उस पर यूज किए हो 180 दिन से कम, तो क्या हो जाएगा, वो आपका 5% ही चार्ज होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, लेस देन और अप टू 180 डेज 50% ऑफ द रेट, जिस साल तुम परचेज किए उस साल। अगर तुम जिस साल सेल कर रहे हो उस साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लगना है। देखो अकाउंटिंग से अलग है जी, अकाउंटिंग में क्या था,
तुम देखते थे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स कितना यूज हुआ है इस साल। यहां कुछ नहीं है, यहां तुम सेल किया जिस साल, उस साल लगना ही नहीं है, उस साल तुमको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अदर ईयर्स मतलब क्या हुआ, मैंने संपत्ति को इस साल खरीदा, मैं अगले साल अब यूज कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं एक भी दिन उपयोग कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग एटलीस्ट अ सिंगल डे ऑल्सो, एक भी दिन उपयोग किए तो हमको फुल डे चार्ज मिलेगा। अगर हम बिल्डिंग को नेक्स्ट ईयर एक ही दिन उपयोग किए, मशीन का एक ही दिन उपयोग किए, तो भी हमको फुल चार्ज मिलेगा रेट का। ठीक है, तो ये क्या है, डिडक्शन मिलता है डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग रेट्स की, क्या क्या रेट्स इसमें चार्ज किए जाते हैं, क्या क्या रेट्स हैं इसमें, आओ देखते हैं। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, बात समझना। अगर आपके पास बिल्डिंग है, इफ यू हैव बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स रहने वाला बिल्डिंग है, रहने के लिए बिल्डिंग है, तो उस पर क्या है 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर तुम्हारे पास नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, जनरल पर्पस के लिए उपयोग कर रहे हो, 10% चार्ज होगा। ठीक है। अगर वही आगे चलो मशीन एंड बिल्डिंग प्लांट्स है, मशीन एंड प्लांट्स, तो मशीन एंड प्लांट्स है, जनरल पर्पस के लिए 10% है, मोटर कार के लिए 10% है। लेकिन अगर मशीन एंड प्लांट के अंतर ही आता है क्या, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हो, उसमें क्या होगा 40% चार्ज हो जाएगा। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पे 40% है, मोटर व्हीकल पे 10% है, जनरल पर्पस के लिए फर्नीचर है 10% है, बुक्स के लिए एनुअल पब्लिकेशन है जी, टैक्स की बुक है तुम्हारी, तो जो टैक्स की बुक है वो उस पर कितना होगा 100%। एनुअल बुक जो करंट अफेयर्स के लिए होती हैं, जो कि अभी इस साल छपा नेक्स्ट ईयर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टैक्स का भी क्या होता है प्रोविजन, हर साल चेंज होता है ना, तो टैक्स के बुक में 100% चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अदर बुक पे कितना होगा 60% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, व्हीकल्स पे 30% होगा, शिप्स पे 20% चार्ज होगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट, और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको लर्न करना होगा। यू हैव टू लर्न दीज रेट्स। ठीक है, तो क्या है, आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड करके फिर से देखना एक बार सारी वीडियो को, और उसके बाद अगर समझ में ना आए कहीं पे तो मेरे को आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छा से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भर भर के सवाल आएंगे आपको। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, सिमिलर एसेट्स आर केप्ट इन सेम ब्लॉक। एक जैसा ही एसेट्स आपको सिमिलर ब्लॉक के अंदर आपको रखना है। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 33। सेक्शन 33 देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 33 क्या कहता है, अब तुम देखो सेक्शन 33 में क्या है ना, दो सेक्शन है, सेक्शन ए बी, सेक्शन 33 ए बी एंड सेक्शन 33 ए बी ए। सेक्शन 33 ए बी एंड सेक्शन 33 ए बी ए क्या होता है, देखो सेक्शन 33 ए बी क्या कहता है, बात समझता। सेक्शन 33 ए बी क्या कहता है, अगर तुम टी का, कॉफी का या रबर का बिजनेस करते हो, टी, कॉफी और रबर बिजनेस करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तुम अगर डिपॉजिट करते हो पैसा, कहां जमा करोगे, अकाउंट ओपन इन नाबार्ड बैंक, नाबार्ड होता है एग्रीकल्चर बैंक होता है, नाबार्ड बैंक, और अमाउंट इन
टी, कॉफी और रबर, मीन्स टी, कॉफी और रबर का जो अकाउंट बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है सरकार के द्वारा, उस खाते में जमा करते हो, नाबार्ड में जमा करते हो, या टी, कॉफी, रबर का जो बिजनेस का जो एक खाता बनाया हुआ सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसमें जमा करते हो। दोनों में से किसी को जमा कर दो तुम, इस दोनों में से किसी को भी जमा कर दो, ठीक है। नाउ तुम किसी में भी जमा कर दो, क्या होगा, टाइम लिमिट क्या है तुम्हारा, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को होगा, उसके पहले 6 महीने पहले कभी भी, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर खत्म होने के 6 महीना पहले के होते, ठीक है। नाउ और बिफोर डिपॉजिट आईटीआर, आईटीआर फाइल करते हैं ना अपन, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, उसके पहले कभी भी कर दो, या तो प्रीवियस ईयर खत्म होने से 6 महीना पहले कर दो, या आईटीआर फाइल करने से पहले कर दो। तो क्या होगा सुनना, तुमको डिडक्शन जो मिलेगा, तुमको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तुमको जो डिडक्शन मिलना है वो मिलना है अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट जो तुमने जमा किया या 40% ऑफ प्रॉफिट, जो तुमको डिडक्शन मिलना है वो कितना मिलना है, तुमको कितना मिलना है, अमाउंट जो तुमने जमा किया या 40% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हाइयर, तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 33 ABA, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और मिनरल गैस। मीन्स या तो तुम क्या कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन, या तो तुम क्या कर रहे हो, कंटेनर में उसको कैरी करके लेके आते हो, या एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, ठीक है। एंड प्रोडक्शन, या उसका तुम निर्माण करते हो, मतलब एक्सट्रैक्शन, निकाले बाहर, या फिर तुम कच्चे माल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग अलग करते हो, ठीक है, या फिर तुम खरीद के लेके आते हो, कोई भी धंधा करते हो, पेट्रोलियम पदार्थ का कोई भी धंधा करते हो, तो उस केस में क्या होगा, तुमने जो पैसा जमा किया है, अब सुनो क्या होगा, तुम एक खाता खोलो, कहां खोलोगे, SBI खाते में, SBI बैंक में, SBI बैंक में खाता खोलो, वहां जमा कर दो पैसा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होगा, बिफोर एंडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले वहां जमा करना है, ठीक। यहां कितना था, 6 महीना पहले था, या फिर ITR फाइल करने से पहले था, पिछले सेक्शन में, इसमें 33 AB में, ठीक है। अब सुनो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, टाइम लिमिट क्या है, बिफोर एंडिंग प्रीवियस ईयर। डिडक्शन क्या मिलेगा तुमको, डिडक्शन मिलेगा अमाउंट डिपॉजिट या 20% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा, अमाउंट डिपॉजिट और 20% ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हाइयर, वो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इतना बात तुम समझ गए आज। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्या क्या प्रोविजंस हैं, और बहुत रोचक होगा आगे का क्लास, मजा आएगा। इसमें कुल 3 क्लास में हम खत्म करेंगे। आप लोग अटेंटिव होकर के इसको सुनिए, देखिए, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिए। अगर उसके बाद भी ना रिजर्व होगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां आप आइएगा और वहां पे हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।